नमस्कार। आज हम एक ऐसे भविष्य की दहलीज पर खड़े हैं जिसके बारे में कुछ साल पहले तक आप सोचिए सिर्फ विज्ञान कथाओं में ही पढ़ा या सुना जाता था। एक ऐसी तकनीक जो इंसानी प्रजनन के पूरे विचार को ही शायद बदल सकती है। सोचकर देखिए, इंसान जैसे दिखने वाले रोबोट, मतलब बिल्कुल ह्यूमनॉइड रोबोट्स, और उनके अंदर एक कृत्रिम गर्भ हो, आर्टिफिशियल वूम, जिसमें मानव शिशु मतलब एक ह्यूमन बेबी विकसित हो सके और जन्म भी ले सके। ये सुनने में बिल्कुल साइंस फिक्शन जैसा लगता है ना? और सुनने में जितना चौंकाने वाला है, चीन के वैज्ञानिक कथित तौर पर दुनिया का पहला ऐसा ह्यूमनॉइड रोबोट बनाने की दिशा में काम कर भी रहे हैं। जी, खबरें तो यही हैं। ये रोबोटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी और ये जो प्रजनन विज्ञान है, मतलब रिप्रोडक्शन साइंस, उसका एक अभूतपूर्व संगम लगता है। बिल्कुल, ये सिर्फ एक मशीन नहीं होगी। हाँ, वही तो। ये जीवन को जन्म देने की प्रक्रिया में एक बहुत बड़ा, शायद क्रांतिकारी बदलाव लाने वाली तकनीक हो सकती है। हो सकती है, बिल्कुल। तो आज की हमारी इस गहन चर्चा का मकसद यही है कि इस जटिल और क्रांतिकारी तकनीक की परतों को खोलें, इसके पीछे का विज्ञान समझें, ये जाने कि अगर ये सफल होती है तो इसके फायदे क्या हो सकते हैं। और साथ ही वो चिंताएं भी। हाँ, बिल्कुल, वो गहरी चिंताएं और नैतिक सवाल जो ये अपने साथ लाती है। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि मानव समाज पर इसका दूरगामी असर क्या पड़ सकता है। जी, तो चलिए इस असाधारण विषय की बारीकियों को समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी गुजारिश। अगर आपको हमारा काम पसंद आता है और आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही विषयों पर चर्चा करते रहें, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, इस प्रस्तुति को लाइक जरूर करें और इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ साझा भी करें। जी, आपका समर्थन हमारे लिए बहुत मायने रखता है। बिल्कुल। तो आइए अब वापस विषय पर आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये प्रोजेक्ट है क्या और इसके पीछे कौन लोग हैं। हाँ, तो जो जानकारी अभी तक सामने आई है, उसके मुताबिक ये महत्वाकांक्षी परियोजना चीन के ग्वांगझो शहर में है। वहाँ एक कंपनी है, काइवा टेक्नोलॉजी। अच्छा, काइवा टेक्नोलॉजी। जी, और इसका नेतृत्व कर रहे हैं डॉक्टर झांग की फेंग। और जैसा आपने कहा, उनका लक्ष्य सिर्फ एक आर्टिफिशियल वोम बनाना नहीं है, नहीं, बल्कि उसे एक ह्यूमनॉइड रोबोट के अंदर लगाना है। एक ऐसा रोबोट जो ना केवल भ्रूण को, मतलब एम्ब्रियो को गर्भ में विकसित होने का माहौल दे, बल्कि उसे पूरी अवधि तक संभाले और फिर जन्म भी दे सके। कल्पना करना भी मुश्किल है, मतलब रोबोट के अंदर एक पूरा विकसित होता हुआ शिशु। जी, तो उस रोबोट के अंदर का ये कृत्रिम गर्भ, ये काम कैसे करेगा? क्या वो सच में माँ के गर्भ की पूरी तरह नकल कर पाएगा? देखिए, यही इस तकनीक का सबसे जटिल और आप कह सकते हैं आकर्षक पहलू है। ये सिर्फ एक मशीन नहीं है, बल्कि एक बेहद उन्नत बायोलॉजिकल और इंजीनियरिंग सिस्टम का मिश्रण है। अच्छा। इसे समझने के लिए इसके मुख्य हिस्सों को देखना होगा। सबसे पहले तो है कृत्रिम गर्भ तकनीक। ये मूल रूप से एक बायो इंजीनियर्ड चैम्बर होगा, मतलब एक ऐसा कक्ष जिसे बहुत सावधानी से डिजाइन किया गया है ताकि वो माँ के असली गर्भ के अंदरूनी वातावरण की सटीक नकल कर सके। इसमें तापमान, दबाव और दूसरी जरूरी जैविक परिस्थितियों को कंट्रोल किया जाएगा। ओके, यानी टेम्परेचर, प्रेशर, सब कुछ कंट्रोल्ड। बिल्कुल। फिर दूसरा महत्वपूर्ण हिस्सा है एमनियोटिक द्रव का विकल्प। अच्छा, वो पानी जिसमें बच्चा रहता है। हाँ, बिल्कुल। माँ के गर्भ में शिशु एमनियोटिक द्रव में तैरता है, जो उसे पोषण देता है, सुरक्षित रखता है। तो इस कृत्रिम गर्भ में एक सिंथेटिक, मतलब लैब में तैयार किया गया तरल पदार्थ इस्तेमाल होगा। सिंथेटिक फ्लूइड। जी, ये पोषक तत्वों से भरपूर होगा और भ्रूण के स्वस्थ विकास के लिए जरूरी सभी चीजें मुहैया कराएगा। ये बिल्कुल असली एमनियोटिक द्रव का काम करेगा। यानी एक तरह का हाईटेक पोषण सूप कह सकते हैं, जो बच्चे को बड़ा करेगा। हाँ, कह सकते हैं। लेकिन सिर्फ पोषण ही तो काफी नहीं होता ना, बच्चे की निगरानी वो कैसे होगी? क्या रोबोट ये कर पाएगा? बिल्कुल, और यहीं पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब एआई का रोल आता है। एआई? जी, एआई मतलब ऐसी कंप्यूटर प्रणाली जो इंसानों की तरह सोच सकती है, सीख सकती है, निर्णय ले सकती है। इस सिस्टम का तीसरा हिस्सा है रोबोटिक निगरानी प्रणाली। इसमें एआई संचालित बेहद संवेदनशील सेंसर्स होंगे और शायद छोटी रोबोटिक भुजाएं भी। ओह, अच्छा। ये सेंसर्स 24 घंटे भ्रूण के विकास पर नजर रखेंगे। उसके दिल की धड़कन, ऑक्सीजन लेवल, हरकतें और स्वास्थ्य से जुड़े दूसरे महत्वपूर्ण संकेतों को लगातार मापते रहेंगे। हर चीज को मॉनिटर करेंगे। जी, और अगर कोई भी असामान्यता दिखती है तो सिस्टम फौरन अलर्ट जारी कर सकता है, शायद डॉक्टरों या तकनीशियनों को सूचित करेगा। ये मां के गर्भ में जो प्राकृतिक निगरानी होती है ना,
हाँ हाँ। उसका एक तकनीकी संस्करण होगा, लेकिन शायद और भी ज्यादा डिटेल वाले डेटा के साथ। तो ये जो आजकल अस्पतालों में इंक्यूबेटर होते हैं प्रीमेच्योर बच्चों के लिए, उनसे तो ये बहुत ज्यादा एडवांस्ड हुआ। हाँ हाँ बिल्कुल। क्योंकि इंक्यूबेटर तो बस बाहरी देखभाल करते हैं, ये तो शुरुआत से ही गर्भ का काम करेगा। हाँ, सही कहा आपने। इंक्यूबेटर बाहरी वातावरण को नियंत्रित करते हैं, जबकि ये कृत्रिम गर्भ भ्रूण के विकास के आंतरिक बायोलॉजिकल वातावरण को ही बनाने की कोशिश कर रहा है। और फिर आता है चौथा और शायद सबसे विवादास्पद हिस्सा। क्या? प्रसव तंत्र, डिलीवरी मैकेनिज्म। डिलीवरी? रोबोट डिलीवरी करेगा? योजना तो यही है। इसके अनुसार जब गर्भकाल पूरा हो जाएगा, शिशु पूरी तरह विकसित हो जाएगा, तो ये ह्यूमनॉइड रोबोट उसे सुरक्षित रूप से जन्म देने में भी सक्षम होगा। अरे बाप रे! हाँ। अब ये प्रक्रिया कैसे काम करेगी, इसका सटीक तकनीकी विवरण अभी सार्वजनिक नहीं है, पर ये इस पूरी प्रणाली का एक अहम हिस्सा माना जा रहा है। जन्म देने वाला रोबोट, ये विचार ही अपने आप में बहुत कुछ सोचने पे मजबूर करता है। अच्छा, और इस पूरी तकनीक की टाइमलाइन क्या है, लागत कुछ अंदाजा है? हाँ, जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक इसका एक शुरुआती मॉडल, जिसे हम प्रोटोटाइप कहते हैं, प्रोटोटाइप, हाँ, वो 2026 तक लॉन्च होने की उम्मीद जताई जा रही है। 2026? मतलब ज्यादा दूर नहीं? जी। और जहां तक लागत की बात है, इसकी अनुमानित कीमत लगभग 100,000 चीनी युआन बताई गई है। 100,000 युआन? इंडिया में कितना हुआ ये? ये भारतीय मुद्रा में करीब 12 लाख रुपए बनते हैं। 12 लाख रुपए? हाँ। हालांकि ये ध्यान रखना जरूरी है कि ये शायद शुरुआती प्रोटोटाइप की लागत हो। अगर भविष्य में इसका बड़े पैमाने पर उत्पादन होता है तो लागत कम या ज्यादा भी हो सकती है। 12 लाख, ये भी एक बहुत अहम पहलू है। हाँ। जिस पर हम आगे बात करेंगे जरूर। लेकिन पहले अगर हम एक पल के लिए मान ले कि ये तकनीक सफल हो जाती है, तो इसके संभावित फायदे क्या हो सकते हैं? क्योंकि कोई भी इतनी बड़ी और जटिल तकनीक बिना किसी बड़े उद्देश्य के तो विकसित नहीं करता। निश्चित रूप से इसके संभावित लाभ कई क्षेत्रों में देखे जा सकते हैं। सबसे पहला और सबसे स्पष्ट लाभ तो है बांझपन पर काबू पाना। इनफर्टिलिटी का इलाज? जी। दुनिया भर में लाखों जोड़े और व्यक्ति बांझपन की समस्या से जूझ रहे हैं। उनके लिए ये तकनीक माता पिता बनने का एक अभूतपूर्व अवसर दे सकती है। इसके अलावा समान लिंग वाले जोड़े जो अपना बायोलॉजिकल बच्चा चाहते हैं, हाँ, या ऐसे अकेले व्यक्ति, सिंगल इंडिविजुअल्स, जो गर्भधारण करने में असमर्थ हैं या नहीं करना चाहते, उनके लिए भी ये एक क्रांतिकारी विकल्प हो सकता है। ये पेरेंटहुड की परंपरागत सीमाओं को शायद तोड़ सकता है। सोचिए, उन जोड़ों के लिए ये कितनी बड़ी राहत की बात हो सकती है जो सालों से संतान के लिए इलाज करवाते हैं और अक्सर निराशा हाथ लगती है। बिल्कुल बिल्कुल। दूसरा बड़ा फायदा गर्भावस्था से जुड़े स्वास्थ्य जोखिमों को कम करना हो सकता है। अच्छा, वो कैसे? देखिए, कुछ महिलाओं के लिए गर्भावस्था जानलेवा साबित हो सकती है। उन्हें शायद गंभीर हृदय रोग हो, किडनी की समस्या हो या कोई और ऐसी मेडिकल कंडीशन। हाँ, होती है ऐसी स्थितियां जिनमें गर्भ धारण करना उनके जीवन के लिए खतरनाक हो सकता है। तो कृत्रिम गर्भ उन्हें इन जोखिमों से पूरी तरह बचा सकता है और वे बिना अपनी सेहत को खतरे में डाले मां बन सकती हैं। ये तो जीवन बचाने वाली बात हो गई। हाँ, ये जीवन बचाने वाली तकनीक साबित हो सकती है। ये तो चिकित्सा के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है और वैज्ञानिक समुदाय के लिए, उनके लिए इसके क्या मायने हो सकते हैं? साइंटिफिक कम्युनिटी के लिए भी ये बहुत अहम है। इसे वैज्ञानिक प्रगति के एक नए युग की शुरुआत के तौर पर देखा जा सकता है। सोचिए, एक पूरी तरह से नियंत्रित कृत्रिम वातावरण में भ्रूण के विकास का अध्ययन करने से हमें मानव विकास के शुरुआती सबसे रहस्यमय चरणों के बारे में कितनी अभूतपूर्व जानकारी मिल सकती है। वैज्ञानिक ये समझ पाएंगे कि अंग कैसे बनते हैं, जन्मजात विकार क्यों होते हैं और शायद भविष्य में उनका इलाज या रोकथाम कैसे की जा सकती है। मतलब एम्ब्रियोलॉजी के लिए क्रांति? बिल्कुल। ये भ्रूण विज्ञान एम्ब्रियोलॉजी के क्षेत्र में क्रांति ला सकता है। हम इंसान के बनने की प्रक्रिया को पहले से कई ज्यादा करीब से और विस्तार से देख पाएंगे। वाह। हाँ, और एक और पहलू है जिसका जिक्र करना जरूरी है, हालांकि ये काफी संवेदनशील है। वो क्या? जनसांख्यिकीय चुनौतियां, डेमोग्राफिक चैलेंजेस। मतलब पॉपुलेशन से जुड़ा हुआ? जी। चीन जैसे कुछ देश गिरती जन्म दर और बूढ़ी होती आबादी की समस्या से जूझ रहे हैं। हाँ, ये तो सुना है। तो वहां की सरकारें इस तकनीक को जनसंख्या संतुलन बनाए रखने या जन्म दर को बढ़ाने के एक संभावित समाधान के रूप में देख सकती हैं। अच्छा। हालांकि ये पहलू अपने आप में कई गंभीर नैतिक सवाल खड़ा करता है कि क्या तकनीक का इस्तेमाल इस तरह से किया जाना चाहिए। हाँ, ये
ये फायदे सुनने में तो बहुत प्रभावशाली लगते हैं, खासकर मेडिकल और साइंस के लिहाज से। जी। लेकिन जैसा आपने कहा, ये जनसंख्या नियंत्रण वाला पहलू थोड़ा चिंताजनक लगता है, और यहीं से हम इस तकनीक से जुड़ी गंभीर चिंताओं और नैतिक सवालों की ओर बढ़ते हैं। बिल्कुल। क्योंकि ये सिर्फ एक मशीन या सॉफ्टवेयर नहीं है, ये सीधे सीधे जीवन की उत्पत्ति, मातृत्व, इंसान होने के अर्थ से जुड़ा है। जी। तो मुख्य चिंताएं क्या है? यहाँ जो विचार करने वाली बात है वो इन चिंताओं की गहराई और उनका दायरा है। ये सवाल सिर्फ तकनीक तक सीमित नहीं है, नहीं, बल्कि ये हमारे समाज, हमारी नैतिकता और हमारी मानवीय पहचान की जड़ों तक जाते हैं। सबसे पहला और शायद सबसे बुनियादी सवाल मानवीय पहचान और मातृत्व की बदलती परिभाषा से जुड़ा है। मतलब माँ होने का मतलब क्या रह जाएगा? एग्जैक्टली। सदियों से जन्म देना स्त्रीत्व और मातृत्व का एक केंद्रीय अनुभव रहा है। अगर मशीनें बच्चे पैदा करने लगेंगी तो मां होने का क्या अर्थ रह जाएगा? क्या मातृत्व सिर्फ बच्चे का पालन पोषण करना होगा, या जन्म देने की जो बायोलॉजिकल प्रक्रिया है वो भी इसका एक अभिन्न अंग है? समाज में मां की भूमिका, उसका सम्मान, वो कैसे बदलेगा? यह हमारी सामाजिक संरचनाओं को हिला सकता है। ये वास्तव में एक बहुत गहरा सवाल है, क्योंकि माँ बनने का अनुभव सिर्फ शारीरिक नहीं होता ना, वो भावनात्मक, मनोवैज्ञानिक भी होता है। और यहीं से दूसरी बड़ी चिंता जुड़ी है, भावनात्मक जुड़ाव का मुद्दा, इमोशनल बॉन्डिंग। अच्छा। गर्भावस्था के 9 महीनों के दौरान माँ और अजन में बच्चे के बीच एक बहुत ही अनूठा और गहरा बंधन बनता है। माँ की आवाज, उसकी धड़कन, स्पर्श, यहाँ तक कि उसके इमोशनल उतार चढ़ाव भी बच्चे के विकास को प्रभावित करते हैं। इसे मैटरनल फीटल बॉन्डिंग कहते हैं। हाँ, सुना है इसके बारे में। तो सवाल यह है कि क्या कृत्रिम गर्भ में विकसित होने वाले बच्चे इस महत्वपूर्ण भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक नींव से वंचित रह जाएंगे? अगर हाँ, तो इसका उनके बड़े होने पर उनके मानसिक स्वास्थ्य, सामाजिक कौशल, उनकी इमोशनल स्टेबिलिटी पर क्या असर पड़ेगा लंबे समय में? ये तो बहुत बड़ा अनसुलझा सवाल है। बिल्कुल, जिसके परिणाम हम अभी सोच भी नहीं सकते। और क्या तकनीक उस जुड़ाव की नकल कर सकती है जो प्रकृति ने बनाया है? शायद नहीं। मुश्किल लगता है। और फिर वो लागत वाला पहलू भी था, 12 लाख रुपए। हाँ, और ये हमें तीसरी बड़ी चिंता की ओर ले जाता है, पहुंच और सामाजिक असमानता। एक्सेसिबिलिटी एंड इनइक्वालिटी। 12 लाख रुपए, ये तो आम आदमी की पहुंच से बहुत दूर है। बिल्कुल। तो क्या ये तकनीक सिर्फ अमीर और साधन संपन्न लोगों का विशेषाधिकार बनकर रह जाएगी? अगर ऐसा होता है तो ये समाज में पहले से मौजूद जो आर्थिक खाई है उसे और गहरा कर सकता है। एक ऐसी दुनिया बन सकती है जहां बच्चे पैदा करने की क्षमता भी आपकी आर्थिक स्थिति पर निर्भर करे। ये तो बहुत खतरनाक संभावना है। मतलब डिजाइनर बेबी या वर्ग आधारित प्रजनन। हाँ, ये उन जैसी डरावनी संभावनाओं के दरवाजे खोल सकता है जहां अमीर अपनी संतानें ऑर्डर पे बनवा सकें। ये तो सामाजिक न्याय के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती होगी। और फिर नैतिक और धार्मिक दृष्टिकोण भी तो है। बिल्कुल। चौथी चिंता गंभीर नैतिक दुविधाएं हैं, एथिकल डिलेमास। दुनिया भर में कई धार्मिक और नैतिक विचारधारा हैं मानव जीवन के निर्माण और जन्म को एक पवित्र, प्राकृतिक या ईश्वरीय प्रक्रिया मानती हैं। हाँ, मानती हैं। तो कृत्रिम गर्भ द्वारा बच्चों का उत्पादन करना कई लोगों के लिए भगवान की भूमिका निभाने जैसा हो सकता है। प्लेइंग गॉड। या प्रकृति के नियमों में अनावश्यक और अहंकारपूर्ण हस्तक्षेप करने जैसा। क्या हमें ऐसा करने का अधिकार है? क्या जीवन को इस तरह इंजीनियर किया जाना चाहिए? ये सवाल तो गहरे दार्शनिक और धार्मिक बहस को जन्म देंगे ही। जरूर देंगे। और अंत में किसी भी शक्तिशाली तकनीक के साथ एक डर हमेशा जुड़ा रहता है। क्या? वो है संभावित दुरुपयोग का खतरा, पोटेंशियल फॉर मिसयूज। हाँ, ये तो है। क्या होगा अगर सरकारें या बड़े कॉर्पोरेशंस इस तकनीक का इस्तेमाल अपने हितों के लिए करने लगें? क्या इसका उपयोग किसी खास तरह के गुणों वाले इंसानों का बड़े पैमाने पर उत्पादन करने, अरे नहीं, या आबादी को नियंत्रित करने, या यहाँ तक कि सैनिकों की फैक्ट्रियां बनाने के लिए किया जा सकता है? ये सुनने में ही कितना डरावना है, किसी डिस्टोपियन साइंस फिक्शन फिल्म जैसा। लगता तो है, लेकिन जब तकनीक इतनी शक्तिशाली हो तो उसके सबसे बुरे संभावित परिणामों पर भी विचार करना जरूरी हो जाता है। इतिहास गवाह है कि तकनीकों का इस्तेमाल अक्सर उन तरीकों से किया गया है जिनकी कल्पना उनके आविष्कारकों ने भी नहीं की थी। ये चिंताएं तो वाकई बहुत गंभीर हैं और इन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इन पर समाज में खुली और व्यापक बहस की सख्त जरूरत होगी, इससे पहले कि ये तकनीक हकीकत बन जाए। बिल्कुल। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए
दुनिया भर में इस खबर पर किस तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं? क्या लोग ज्यादातर उत्साहित हैं या डरे हुए हैं? अगर हम वैश्विक प्रतिक्रिया को देखें तो वो काफी मिली-जुली है, मिक्स्ड रिएक्शंस हैं। इस घोषणा ने दुनिया भर में तीव्र जिज्ञासा तो पैदा की है, साथ ही गहरा संदेह और चिंता भी जताई है। ये एक ऐसी खबर है जिसने विज्ञान, नैतिकता, भविष्य, इन सब पर चर्चा करने वाले हर मंच पर हलचल मचा दी है। अच्छा। एक तरफ वैज्ञानिक और तकनीकी समुदाय का एक बड़ा हिस्सा इसे लेकर उत्साहित है। वे इसे मानव सरलता की एक और मिसाल, भविष्य की असीम संभावनाओं के प्रतीक के रूप में देख रहे हैं। उनके लिए ये बांझपन जैसी सदियों पुरानी समस्या का समाधान है, वैज्ञानिक ज्ञान को बढ़ाने का जरिया है। हाँ। कुछ भविष्यवादी और टेक्नोलॉजी के पैरोकार तो इसे मानव विकास के अगले तार्किक कदम के रूप में भी देख सकते हैं, जो हमें हमारी बायोलॉजिकल सीमाओं से मुक्त करेगा। यानी एक वर्ग इसे प्रगति और समाधान के तौर पर देख रहा है। जी, लेकिन दूसरी तरफ एक बहुत बड़ा वर्ग है जो इसे लेकर बेहद आशंकित, डरा हुआ है। जैसा कि हमने चिंताओं पर विस्तार से बात की, उन्हें डर है कि ये तकनीक मानव जीवन के सबसे बुनियादी और अंतरंग पहलुओं को हमेशा के लिए बदल सकती है। परिवार, समाज और यहां तक कि इंसान होने की हमारी समझ पर भी इसका गहरा असर पड़ सकता है। का धार्मिक समूहों, नैतिकतावादियों, दार्शनिकों और कई चिकित्सा पेशेवरों की ओर से इसके कड़े विरोध की प्रबल संभावना है। विरोध होगा? बिल्कुल। वे इसे अप्राकृतिक, अनैतिक और संभावित रूप से मानवता के लिए हानिकारक मान सकते हैं। ये बहस आने वाले समय में और तेज होगी। ऐसा लगता है कि समाज इस मुद्दे पर बुरी तरह बटा हुआ है और शायद आगे भी रहेगा। हाँ, लगता तो यही है। लेकिन ये तकनीक कितनी जल्दी हकीकत बन सकती है? क्या 2026 में प्रोटोटाइप आने के बाद ये तुरंत इस्तेमाल के लिए उपलब्ध हो जाएगी? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। ये समझना बहुत जरूरी है कि ये तकनीक अभी भी अपने बहुत शुरुआती चरण में है। अच्छा। 2026 में जो अपेक्षित प्रोटोटाइप है वो सिर्फ एक पहला कदम होगा। एक परीक्षण होगा ये देखने के लिए कि क्या ये सिद्धांत रूप में काम कर सकता है। इसके बाद भी इसे आम लोगों के लिए उपलब्ध कराने से पहले सालों, शायद दशकों तक कठोर परीक्षणों से गुजरना होगा। सालों लगेंगे? हाँ। इसकी सुरक्षा, इसकी प्रभावशालीता, इसके लॉन्ग टर्म परिणाम, इन सब का गहन अध्ययन करना होगा। और इसके साथ ही नैतिक और कानूनी ढांचे बनाने होंगे, रेगुलेशंस बनाने होंगे। कानून भी बनाने पड़ेंगे? जी। सरकारों और अंतर्राष्ट्रीय निकायों को मिलकर यह तय करना होगा कि क्या ऐसी तकनीक की अनुमति दी जानी चाहिए, अगर हाँ तो किन शर्तों पर, इसका उपयोग कैसे नियंत्रित किया जाएगा, कौन इसके लिए योग्य होगा, क्या इस पर कुछ सीमाएं या प्रतिबंध लगाए जाने चाहिए। ये तो बहुत जटिल सवाल है। बहुत। और इनके जवाब ढूंढने में बहुत समय, विचार विमर्श और शायद अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की जरूरत होगी। ये सिर्फ एक वैज्ञानिक चुनौती नहीं है, बल्कि एक बड़ी सामाजिक और राजनीतिक चुनौती भी है। तो कुल मिलाके हम एक ऐसी तकनीक के मुहाने पर खड़े हैं जिसमें मानव प्रजनन, पितृत्व, मातृत्व और शायद इंसान होने के हमारे बुनियादी अर्थ को ही फिर से परिभाषित करने की अपार क्षमता है। बिल्कुल। ये विज्ञान कथा को वास्तविकता के दरवाजे तक ले आई है, लेकिन साथ ही हमें ढेरों अनसुलझे और गंभीर सवालों के साथ छोड़ गई है। निश्चित रूप से इस पर गहराई से सोचने और चर्चा करने के लिए बहुत कुछ है। और अंत में एक विचारणीय प्रश्न हम सबके लिए छोड़ जाते हैं। हाँ। हमने इस तकनीक के व्यावहारिक फायदों और नैतिक चुनौतियों पर बात की, लेकिन जन्म जैसी मौलिक, इतनी गहरी बायोलॉजिकल प्रक्रिया के लिए पूरी तरह से तकनीक पर निर्भर हो जाना लंबे समय में हमारे अपने जीव विज्ञान के साथ, हमारी प्राकृतिक पहचान के साथ और इस धरती पर अन्य जीव जंतुओं के साथ हमारे संबंध को कैसे बदल सकता है? क्या ये हमें अपनी प्रकृति से और भी दूर ले जाएगा? ये वाकई सोचने वाली बात है, अपनी प्रकृति से और दूर। तो इस तकनीक के बारे में सुनकर आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या थी? क्या ये भविष्य की एक रोमांचक संभावना लगती है या चिंता का एक बड़ा कारण? आपकी राय क्या है? हमें नीचे टिप्पणी में जरूर बताएं। जी, हमें आपके विचारों का इंतजार रहेगा। आज की इस चर्चा में शामिल होने के लिए धन्यवाद। और हाँ, अगर आपको हमारा काम पसंद आया और आप ऐसी ही गहन चर्चाएं और सुनना चाहते हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इस प्रस्तुति को लाइक करें और इससे अपने परिवार और दोस्तों के साथ साझा करें। आपका समर्थन हमें बेहतर काम करने की प्रेरणा देता है। बिल्कुल। धन्यवाद।